नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो में 3 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आप हैं लोकेश डसीला जी, आप डीडी हाट में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांदेव में सहायक प्राध्यापक हैं और आप बॉटनी में पीएचडी होल्डर हैं और विज्ञान के लोकव्यापीकरण को लेकर और जो बॉटनी का जो लोक ज्ञान है उसको लेकर आपका बहुत काम है, काफ़ी लोकप्रिय आप हैं और बहुत स्वागत सर लोकेश धन्यवाद, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। और नितिन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप टेक्नीशियन हैं आईआईटी रुड़की में और आपका जो डिपार्टमेंट है मैं चाहती हूँ कि आप खुद उसका नाम बता दें। हाँ, मेरा जो विभाग है वो धातुक्रम एवं पदार्थ अभियांत्रिकी है। वहाँ पे मैं तकनीकी विभाग में तकनीकी स्टाफ में हूँ, टेक्निकल स्टाफ। जी, और आप एनवायरमेंटल साइंस के उत्तराखंड एनवायरमेंटल, ओपन यूनिवर्सिटी के यस, स्टूडेंट भी जी, हैं इस जी, वक्त पे एमएससी कर रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। जी, और हिमांशु पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आईआईटी रुड़की में ही हैं, आप हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है सर आपका रिन्यूएबल एनर्जी का? यस मैम, मैं हाइड्रोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ ओके। और यहाँ से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हुँ। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, तो सर कल आप लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे अनुभव आपने बताए यहाँ के, यस तो मैम। हमें अच्छा लगा और आप लोग भी आपने भी यहाँ हमारे विश्वविद्यालय को चुना, ये हमें भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एक तो पहले आपके डिपार्टमेंट को थोड़ा-सा जानना चाहेंगे ताकि इस बहाने हमें ये जानकारी मिले कि आईआईटी रुड़की में कौन-कौन से डिपार्टमेंट किस-किस तरह से काम कर रहे हैं। लोकेश जी, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। ज़रूर। जी, हिमांशु जी आप बताइए। मैम, मेरा जो डिपार्टमेंट है हाइड्रोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हुँ। तो ये जो है हाइड्रोलॉजी से जितने भी रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और जितने भी बायोडीजल और बायोफ्यूल के जो ऑप्शंस हो सकते हैं उनके हम रिसर्च करते हैं। बेसिकली इट्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम मैक्सिमम काम हमारा रिसर्च का ही रहता है। ओके, यस मैम। तो रिसर्चर वहाँ पे आते होंगे और जो यस मैम, जो कर हमारे रहे हैं। यहाँ लगभग इनमें मेरे लैब में ही 14 जो है रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पोस्ट डॉक हैं और जो मेरे प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर संजीव प्रजापति जी, वो हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो भी आईआईटी बॉम्बे से शायद पढ़े हुए हैं। ओके, अच्छा। और सर आपके उसमें? जी, हाँ, मेरा विभाग जैसे कि नाम ही है धातुक्रम एवं पदार्थ अभियांत्रिकी, तो उसमें कैरेक्टराइजेशन मटेरियल्स का, मेटल्स का, उसमें मेटल्स पे बेसिकली जो रिसर्च होता है, जो रिसर्च कर सकते हैं कि मेटल्स को कितना स्ट्रेंथ किस मेटल्स को देना है, कैसे देना है, उसको चीप एंड बेस्ट कैसे बनाना है, वो सब रिसर्च मेरे विभाग में होता है। ओके। और आईआईटी रुड़की में काफ़ी पुराना विभाग है मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो यही क्योंकि अभी क्या है ना कि हमें मेटल्स को चीप भी बनाना है मेटल्स को, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लाइट मेटल हमें चाहिए होती है और लेकिन स्ट्रेंथ उनमें काफ़ी होनी चाहिए। हुँ। तो लाइट भी बनाना है, चीप भी बनाना है एंड उसको स्ट्रेंथ भी देना है, तो वो सब रिसर्च हमारे यहाँ पे होता है कि मेटल्स कैसे को। हम उनको बनाएँ? जैसे यस, कुछों के नाम आप लें अगर तो मेटल्स हाँ, के? मेटल्स में बेसिकली एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मेटल है, और आपका आयरन है, स्टील है। स्टील जो आयरन के साथ कार्बन का कॉम्बिनेशन करके अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, तो उसको स्टील ओह! बोलते हैं। तो अच्छा, वो, अच्छा। हाँ, वो उसको उसके बाद उसके प्रोसेस होते हैं स्टैम्प देने के लिए, हुँ। अलग 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 अलग। उसमें किस प्रोसेस से हम उसको आगे से प्रोसीड कर रहे हैं, अच्छा, तो इसमें। एल्युमिनियम तो लोकेश जी मुझे लग रहा है आउट ऑफ अब चलन से बाहर हो गया क्या? हेल्थ एल्यूमीनियम, के पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू से भी इसको थोड़ा-सा थोड़ा बताइए इस अगर कुछ सवाल आपके हों इनके लिए? हाँ, जैसे कि हम अभी कह रहे हैं, अपने स्कूल के बच्चों को भी हम बताते हैं कि एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कम हो गया है। एक समय था जब 80 के दशक में और 90 के दशक में एल्यूमीनियम बहुत ज़्यादा बिका था भारत में, और महाराष्ट्र में मैंने देखा हैंडलूम कर उसका एक बाज़ार था, तो बहुत ज़्यादा एल्यूमीनियम लीच होने वाली धातु है। धीरे-धीरे अपना आकार खोती है एल्यूमीनियम, ओह! और उसके बाद जो एडवांस रिसर्च आ रही है उससे समझ में ये आ रहा है कि एल्यूमिनियम से हमारी जो याददाश्त है वो धीरे धीरे जा रही है एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने से। इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाएं, जो हमारे परंपरागत बर्तन हैं, जैसे तांबा है, पीतल है और कुछ मिश्र धातु के बर्तन हैं, उनमें अगर हम खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम को छोड़ने का समय आ गया है, और वैसे छोड़ भी रहे हैं। हाँ, तो आपके वहाँ हाँ, काम ये होता तो है सर अभी ये एल्युमिनियम पर? ये है कि हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से एल्युमिनियम रियल में ही एक जो कार्सिनोजेनिक मेटल है, उसको छोड़ने का ही एक ऑप्शन बेटर है।
हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से। बट हम्म। कई प्रोस्पेक्टिव में एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाता है, जैसे ये हाँ इंडस्ट्री में है जैसे, और जितने बिल्डिंग भी मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल्स है, और आपके जो ये व्हीकल्स हैं तो इनमें काफ़ी यूज़फुल भी है। बिल्कुल तो आजकल बिल्कुल, हाँ। स्टेनलेस स्टील भी एक हाँ, बड़ा नया स्टेनलेस, टर्म आया यस है, यस, और हाँ हैवी कढ़ाइयों से लेकर अब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीच में जो उस तरह के जो बर्तन आए जो मेटल वाले थे, हम्म। वो भी उस पर भी क्या रिसर्च होती है आपके वहाँ? हाँ, मेटल्स पे ऑल टाइप्स मेटल्स जो भी होंगे उनको रिसर्च का हमारा पार्ट रहता है हमारे जी। विभाग का, तो काफ़ी योगदान रहता है हमारे विभाग का। अच्छा। हाँ जी, तो रिसर्च में दोस्तों, हम मेटल्स लोगों में। ने जाना अभी आईआईटी रुड़की के इन 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो अब हम लोकेश जी के पास आते हैं, बाद में हम लोग एनवायरनमेंट के जी कुछ इश्यूज़ पर हम लोग बात करेंगे। लोकेश जी, अपने आप थोड़ा-सा पहाड़ के बारे में बताएँ। अभी आप पहाड़ से आ रहे हैं, अपनी पूरी उम्र आपने अपने गाँव में ही अपने स्कूल को आपने दी है, और आप चाहते तो आप हायर एजुकेशन में आ सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएँ कुछ और हैं। तो थोड़ा-सा बताइए पहाड़ में इस वक़्त पे क्या सिनेरियो है? एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर कैसा है इस वक़्त पहाड़? जी, बिल्कुल। सबसे पहले हेलो हल्द्वानी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, और आप सुनीता जी, आपका आप सभी का मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। और पहाड़ में सबसे बड़ी जो बातें हैं कि जो हम चाहते थे कि पहाड़ में हमारा एक माध्यम बने, पहाड़ में जैसे हमारे युवा हैं बाहर जाते हैं, पलायन को रोकने का कुछ माध्यम बने। तो जैसे हम चाहते थे कि सड़कें आएँ पहाड़ में, तो जब सड़कें आई तो कुछ न कुछ हमारा इन्वायरमेंट भी dwindle हुआ है वहाँ पे। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि पहाड़ों पर जो सड़कें बन रही हैं, इन्वायरमेंट को हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान, सड़कें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हुँ। लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान भी सड़कों से इस मतलब अ, अलग तरीके से हो रहा है। जैसे वहाँ पर प्रॉपर डंपिंग ज़ोन नहीं बनाए जा रहे हैं, तो सड़कों का जितना मलबा है हमारा नदियों में फेंका जा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे रास्ते हैं, परंपरागत रास्ते, जिन रास्तों ने हमको संघर्ष करना सिखाया, वो रास्ते कहीं दब गए हैं। जो सड़क बनने से जो रास्ते हमारे इधर-उधर हो गए, उनको वो दोबारा बनाने के लिए वो खड़ंजे हों वो खड़ंजे या हैं, या जो परंपरागत रूप से चलते आए हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते, जिनमें लोगों को मुलाकातें होती थी, आपस में आपसदारी होती थी, तो ये वाह! रास्ते भी हमारे जा चुके हैं। और इन्वायरमेंट को सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारे यहाँ पर ऐसे लकड़ी की चोरी बहुत कम है, जैसे प्लेन्स में होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है, लकड़ी ट्रकों के हिसाब से छोड़ दी जाती हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है। कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं हमारे पहाड़ में इन्वायरमेंट के। और अ, हम साथ ही साथ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ पर हम कहते हैं कि अपनी आजीविका और पर्यावरण को संभालने के लिए हम मौन पालन करते हैं वहाँ पर। हम अधिक से अधिक लोगों को मौन पालन से जोड़ रहे हैं, ताकि कुछ प्रजातियाँ जो लगभग खतरे की जद पर हैं, उनको मौन पालन के ज़रिए भी हम बचा सकते हैं। कि मधुमक्खियाँ जो पहाड़ों पर होती है, छोटी मधुमक्खी होती है एपिस सेरेना इंडिका, वो पॉलिनेटर का काम करती है। ओह! बहुत सारे पौधों में, बहुत सारे अनाज का और बहुत सारे तिलहन में हमारी मधुमक्खियाँ पॉलिनेटर हैं। तो जितना हम मधुमक्खियों को बचाएंगे, उतना हम पर्यावरण को बचाएंगे। बहुत सारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन हम अपना एक्सपर्टाइज एक ही वर्टिकल पे काम करें, हम दूसरे दूसरे के लिए छोड़ दें, तीसरा तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दें, तो ये बेहतर होगा। हम 50 जगह हाथ ज़्यादा डालें। फ़ोकस होकर हम हाँ, काम कर ज़्यादा फोकस पाएँगे। होकर हम काम करें। तो हम फिलहाल अपने विद्यालय के बच्चों के साथ, अपने गांव की कम्युनिटी के साथ, जो अपना फ्रेंड सर्किल है, हुँ। और बहुत सारे समूह हमने बना रखे हैं मधुमक्खियों से रिलेटेड, तो उन सभी के बीच मधुमक्खियों के काम बारे कर में रहे हम हैं। बात करते हैं, काम कर रहे हैं, उनको जी, संवारने की और उनको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जी। इसी के आप माध्यम से हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या बात है! आप इस वक़्त पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जो कि पूरे राज्य का दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का एकमात्र माध्यम है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आईआईटी रुड़की के 2 एम्प्लॉयी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो संस्थान हैं, ये कितना तैयार कर रहे हैं लोगों को इस एंगल से? क्या सोचते हैं आप जी, इस पर? आईआईटी रुड़की, पहले तो मैं जो 2 स्टूडेंट हमारे बीच आए हैं आईआईटी रुड़की से, ये एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे एक संस्थान की कमी सी थी, कि जो लोग जो ड्रॉप आउट केसेस हैं हमारे एजुकेशन में, या जो ऐसा है कि जॉब लगने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, या कुछ लोग लंबे समय से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो ऐसे उद्देश्य के साथ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, जैसे दूरस्थ शिक्षा से जुड़ी यूनिवर्सिटीज़ का चलन आया। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने ये कमी हमारी पूरी कर दी है।
जो इस तरह के जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर उत्कंठा है, लालसा है पढ़ने की, तो ये इनका एक सपना है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। हम अपने जॉब के साथ साथ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो हम ये अपनी पढ़ाई है किसी भी क्षेत्र में, बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है और फैकल्टी लगभग पूरी है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है आपके यहाँ पे। तो टोटली उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का परिसर मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और मैं थैंक चाहता हूँ यू। कि ये जो काम, सकारात्मक काम यूओयू में हो रहा है, ये साल 10 साल चलता रहे। क्या बात है। और आईआईटी रुड़की को सर, क्योंकि आप बहुत अरसे से इन चीज़ों से जुड़े रहे हैं, जी। तो आईआईटी रुड़की के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? आईआईटी रुड़की का योगदान तो पहले मैं समझता था कि केवल अभियांत्रिकी में आईआईटी रुड़की का योगदान हमारे बीच है। तो बाद में मुझे पता चला कि आईआईटी रुड़की फूड पे काम कर रहा है, प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है। आपने बताया कि मेटलर्जी पे काम होता है, हाइड्रो साइंस पे काम हो रहा है। तो आईआईटी रुड़की के बहुत सारे अपने क्षेत्र हैं जिन पर आईआईटी रुड़की काम कर रही है। समुद्र विज्ञान पे भी आईआईटीज़ काम करती हैं। तो आईआईटीज़ से हमें बहुत उम्मीद है। जो बेसिकली अभी तो आईआईटीज़ की संख्या भी बढ़ गई है, तो जो पुरानी आईआईटीज़ हैं जैसे आईआईटी के, आईआईटीएम, आईआईटी, इनके नाम से तो हम बहुत वाकिफ़ हैं। तो ये आईआईटी सपना का भी होते योगदान थे तो हमारे, बिल्कुल हमारा सपना होता और था आईआईटी गौरव में। गौरव के संस्थान भी हैं अपने राज्य के बिल्कुल लिए। गौरव के संस्थान हैं। एक बार जब मैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में काम करता था, शोध का कार्य कर रहा था, तो आईआईटी कानपुर जाना मेरा हुआ था। तो उस समय आईआईटी कानपुर में इकोलॉजी में पीएचडी हो रही थी। इकोलॉजी, पर्यावरण से संबंधित इकोलॉजी में पीएचडी हो रही थी। तो उन स्कॉलर्स के साथ और वहाँ पर जो स्टाफ था उनके साथ बैठकर काम करने का मौका मिला। तो बहुत जिम्मेदारी भरा काम आईआईटी कर रही है, दशकों से देश में कर रही हैं, और आईआईटी का योगदान तो है ही पूरे नेशन को बिल्ड करने में। जी, जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग थोड़ा-सा बताएँ, एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ रहे हैं, कैसे आपकी रुचि इस विषय के लिए जागी? हाँ मैम, सबसे पहले धन्यवाद आपका भी और श्रोताओं का भी, सभी का ही, जो मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मेरा जो ग्रेजुएशन था वो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से है और मेरा ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में ही है। और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी है इससे पहले, वो रसायन शास्त्र में है, वो भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से ही है। उसके बाद मेरा जॉब करने से, जॉब करते करते मुझे लगा कि मुझे इन्वायरमेंटल में मेरा रुचि था, तो मुझे कहाँ से करना चाहिए। तो मैंने जो थोड़ा रिसर्च किया, फिर उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मैंने और लोगों से जाना, तो मुझे काफ़ी अपने लिए रिलायबल लगा कि ओपन यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक ही स्टेट में है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो एमएससी में, साइंस स्ट्रीम में ये वर्कशॉप कराती है यहीं पे ही। अच्छा। हाँ, तो इनका जो 8 दिन का वर्कशॉप का प्रोग्राम रहता है मैम, वो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है और काफ़ी हमें सीखने को मिलता है उससे। उसमें हम फील्ड टूर भी करते हैं, जैसे अभी इस 3rd सेमेस्टर में हम फील्ड टूर के लिए एरीज में गए थे। एरीज अच्छा। नैनीताल में ही है। जी, जी, बिल्कुल। वहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉमी है उस पे रिसर्च होता है, जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च है वहाँ पे होता है काफ़ी। और वहाँ पे एक टेलीस्कोप है, इसको 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप बोलते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पे वो टेलीस्कोप है। तो वहाँ पे वो चीज़ें भी हमने भ्रमण किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज गेन हुआ वहाँ से। हमें जिन चीज़ों का नहीं पता था वो वहाँ पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से, जो स्टाफ्स थे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो ये सब अगर मौका मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो क्या उससे बात पहले है। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर टूर था वो हमारा बोटनिकल गार्डन था। अच्छा, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स थे, मेडिसिनल प्लांट्स थे, तो ये काफ़ी। बीएसआई देहरादून? ये नैनीताल में अच्छा, बोटनिकल गार्डन। ओके। हाँ, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिनल प्लांट्स थे, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रुचि आई कि किस हम मेडिसिनल प्लांट्स को किस बीमारी में हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो एलोपैथिक, जो अभी पूरा एकदम मेडिसिन सर पे है सबके, कि जो बुखार हुआ है या खांसी हुई या कुछ भी हुआ तो तुरंत एलोपैथी ले लो। तो उससे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं एलोपैथी से, जी, जी। क्योंकि काफ़ी
लोग क्या है कि डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, तब जबकि बिना किसी डॉक्टर की राय के कोई मेडिसिन आप इनटेक ना करें और उससे बचें, अवॉइड करें। जी। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी मैं सलाह दूंगा कि आप मैक्सिमम जो भी हो सकता है, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा महसूस दे रहा है तो सबसे पहले आप राय लें डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर से राय लें। और आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उन पे भी आप भरोसा धीरे धीरे करें। जी। ये भी है, जी जी, बिल्कुल, ये तो भी अब आपकी हमारी। इस विषय में रुचि जग रही है और तो अभी लगातार आपको लग रहा है कि बिल्कुल मैम, ये अभी क्या है कि इन्वायरमेंटल इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है इन्वायरमेंट पे। हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो मानव के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हुआ है। जैसे ही सर ने अभी बताया कि रोड को वाइड किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, 4 धाम यात्रा को लेके भी, कि उसको चौड़ीकरण उसको करें। और उसमें हम क्या है कि सबसे पहले स्लोप का ध्यान रखें, ताकि स्लोप इस तरीके से बने ताकि रेनफॉल पे उसका इरोजन ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। सॉइल इरोजन ना हो। और दूसरा जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएं। और काफ़ी जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे रोड्स जो रोड्स की बनाने का काम करते हैं, तो वो एक साथ आके इन विषयों पे चर्चा करें और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम सस्टेनेबल सोर्सेज प्रोवाइड कराएं, ताकि हम कम से कम जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज़ करें। बिल्कुल, कम से कम यूज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रिजल्ट्स है वो ले सकें। बिल्कुल मैम। जी, तो सर बहुत तो काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। जी समय की थोड़ा-सा कमी है, हम हिमांशु जी के पास आते हैं। आपने मैम। कैसे इस विषय को चुना सर और कितना रुचि अभी आपको लग रही है इस विषय पे? यस मैम, मैं अभी ये कहना चाहूँगा, जैसे अगर हम सब बात करते हैं कि पर्यावरण में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, एसिडिक रेन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, तो उन सब को प्रॉब्लम को पहचानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, जो आपको ये जानकारी देता है कि आपके पर्यावरण में क्या-क्या चीज़ें हैं और हमारी जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटी है, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और अवेयरनेस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पर्यावरण के बारे में समझें, पढ़ें। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने हमें ये एक मौका दिया है। और भी जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, एनवायरनमेंट में एमए और एमएससीज़ के प्रोग्राम चला रही हैं। तो मैं अपने श्रोता से वो भी कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ शिक्षा या अन्य जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपको एनवायरनमेंट को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके जो स्टेप्स हैं उनसे एनवायरनमेंट को क्या खतरा हो रहा है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। उन सब बातों को जानने के लिए हमें जानना होगा कि पहले एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ रही हैं, हमारे क्या क्या हम उसके इनिशिएटिव ला सकते हैं, क्या रिसर्च करके उनको बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैंने एनवायरनमेंट को चुना है। और एक मैं कहना चाहूँगा अपने सभी देखने वालों को कि आप माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं, आज के टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। 0.5 एमएम से नीचे जो भी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, वो चाहे फूड चेन के थ्रू या ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, वो हमारी बॉडी में कंटेमिनेट हो ही रहा है, एनवायरनमेंट को भी कंटेमिनेट कर ही रहा है। तो जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक्स हैं, हम उसको यूज़ ना करके रिसाइकल करें और जितना भी हो सके प्लास्टिक के यूज़ को कम करें, जी, ताकि जी। वो आने वाले जैसे कैंसर हो गया, महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओ की समस्याएं जो आजकल देखने को मिल रही हैं, जी। उन सबको कम किया जा सके। तो जितना कम हो सके आप माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक्स से बचने की कोशिश कीजिए। जी, तो बहुत ही ज़रूरी ये संदेश जी था बिल्कुल। और समय की कमी है तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फिर हम मिलेंगे जल्दी ही, आप लोग आइएगा फिर। तो बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और नितिन जी आपका और लोकेश जी आप सबका। धन्यवाद। जी।